लो फिर आ गए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड बातचीत किया था। अब हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं रीजन टू रीपब्लिश मेंडल लॉ एंड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों, मेंडल साहब बॉर्न हुए थे 1822 में और 1884 में हमें अलविदा कह गए। उन्होंने एक बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे आज दुनिया में एक नई डायरेक्शन बायोलॉजी में मिली है, जिससे हम जेनेटिक्स में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाए, बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन कर पाए, जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल हुआ। आज अगर बायोटेक्नोलॉजी भी रिसर्च में है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंडल साहब का ही देन है। इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने अपना लॉ 1856 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपना लॉ 1865 में दिया, बट उनका लॉ 1900 तक भी एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया। उसके कुछ कारण थे। वो कारण कुछ यूं हैं कि देखो क्यों हैं। पहला रीजन था कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस दौरान व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे कोई भी एप्लीकेशन नहीं हुआ करते थे जिसपे वो अपनी बातों को रखें और पूरी दुनिया में बेहतरीन तरीके से वायरल हो जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी उस जमाने में, इसलिए उनकी बातें लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं पाई। दूसरा सबसे बड़ा वजह यह था कि मेंडल साहब जीन, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा था, वो उसको कहा था कि ये स्टेबल और डिस्क्रीट है, इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हो सकता। लेकिन आगे चल के देखा गया कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं तो उसका जो बेबी है वो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं है, बल्कि पेरेंट्स का एवरेज है। तो यहां भी मेंडल साहब थोड़ा बहुत फेल हो गए। तीसरा बात उन्होंने कहा कि यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल डाटा, बायो वाले सिर्फ डाटा इंग्लिश और लैंग्वेज में नॉर्मल भाषा में समझना पसंद करते हैं, वहां सब बात मैथमेटिकल हो गई, लोगों को समझ में नहीं आया। और आगे कहा, और उन्होंने कहा कि वेरी न्यू एंड एबल टू प्रोवाइड एंड नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रोवाइड एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ जीन। वो इस बात को नहीं समझा पाए। जैसा कि आगे चल के बताया जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रोमैटिन धागा होता है, जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, मैंने पहले बता रखा है कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर होता है, जो कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाता है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के अंदर एक वास्तविक एक लोकेशन होगा जहां की जीन पाई जाएगी। ऐसा उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस मेंडल साहब नहीं दे पाए, इसलिए मेंडल साहब का लॉ रीपब्लिश करने की जरूरत पड़ी। और 1900 में मेंडल्स के लॉ को 3 साइंटिस्ट, डीवेरिज, कॉर्नर और वॉन टेस्मार्क, इंडिपेंडेंटली, यानी तीनों लोग अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, और इन्होंने मेंडल्स के लॉ को दोबारा समझाने का दुस्साहस किया। और आगे चल के उसके बाद उस दौरान माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था, क्रोमोजोम के बिहेवियर को आसानी से स्टडी किया जा सका। तो उस समय हमको एक थियरी मिली, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मिला बेटा? क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है कि जो बिहेवियर ऑफ जीन है वो पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम के। जैसे क्रोमोजोम इनहेरिट करता है, वैसे जीन भी क्या करता है, इनहेरिट करता है। यानी कि जैसे क्रोमोजोम पेयर में पाया जाता है, वैसे जीन भी क्या होगा, पेयर में पाया जाता है। और उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर कोई जीन है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है कि मान लीजिए कोई जीन है जिसके 2 पॉसिबल एलील्स हैं, तो उस पॉसिबल एलील्स में अगर हम उन एलील्स को ऑब्जर्व करें तो वो होमोलोगस साइट ऑफ क्रोमोजोम को पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर ए है और वो यहां पाया जा रहा है, तो उसका ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, उस पे उसका दूसरा एलील पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई जीन हाइट का है तो यहाँ एक एलील टॉलनेस का पाया जा रहा है, तो यहाँ एलील्स क्या पाया जाएगा, डॉर्फनेस का पाया जाएगा। इस बात को किसने समझाया था? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को सटिन एंड बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने समझाया था। किसने समझाया था बेटा? सटिन एंड बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन,
इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मॉर्गन साहब ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टीएच मॉर्गन साहब ने दिया था। किसके ऊपर रिसर्च किया था? तो ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। मसला यह है कि आखिर उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर ही रिसर्च क्यों किया। तो इस बात को समझने से पहले एक बार मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं रीजन टू रिपब्लिश मेंडल्स लॉ और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल साहब के बारे में अगर जाना जाए तो 1822 में पैदा हुए, 1884 में हमें अलविदा करके चले गए। 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने पी प्लांट यानी कि पाइसम सेटाइवम के ऊपर रिसर्च किया और इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की कि किसी भी व्यक्ति का जो बेबी है वो उसी के जैसा क्यों होता है। लेकिन बेचारे 1865 में अपने लॉ को पब्लिश भी किया, लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? उसके 3 रीजन। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, व्हाट्सएप चैट्सअप था नहीं, और उन्होंने जीन जिसको फैक्टर कहा, बोला ये बहुत स्टेबल यूनिट है, ऐसा होता नहीं है। और तीसरा बात कहा कि उन्होंने जो बातें कही वो मैथमेटिकल टर्म यूज किया, स्टैटिस्टिकल डाटा यूज किया, और उसका दूसरी बात कहा कि जीन का कोई उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस नहीं बताया था कि जीन होता कहां है। उनकी लॉ को रिपब्लिश किया गया। 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, डी वेरिस, कॉर्नर और वॉन टेस्मार्क ने 1900 सेंचुरी में रिपब्लिश किया। ठीक है, उस जमाने में माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, तो वहां से हमको क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया। और सिंपल टर्म में समझना है कि बिहेवियर ऑफ जीन इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होता है। तो जैसे क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है, वैसे जीन भी पेयर में पाया जाता है, एलील्स भी पेयर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं एलील्स, अगर इस बात को समझना हो तो मैंने 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है। ठीक है, यही अभी ये हैप्लॉइड है, हम अगर इसका डिप्लॉइड बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर इसका डिप्लॉइड बना देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये है बेटा सिस्टर क्रोमैटिड, और ये हो गया, अगर मैं ऐसे बात करता हूं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अगर मान लीजिए यहां हाइट का एक जीन पाया जा रहा है तो हाइट का दूसरा जीन डिसाइड करने वाला, मान लीजिए ए यानी कि जो ड्वार्फनेस को डिसाइड कर रहा है, उसका दूसरा एलील जिसको हम डी मान लेते हैं, स्मॉल डी मान लेते हैं, और इसको कैपिटल डी या इसको कैपिटल टी और इसको स्मॉल टी मान लेते हैं, तो ये इस तरह से एक्सप्रेस होता है। कहानी क्लियर है? मेंडल्स के लॉ को समझने के बाद क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को सटेन एंड बोवेरी साहब ने दिया था। उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड मॉर्गन साहब ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था। ये क्वेश्चन नीट 2020 में शायद पूछा भी गया है कि हु एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। अब मसला ये है कि उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर ही रिसर्च क्यों किया? तो 3-4 रीजन है ड्रोसोफिला के ऊपर रिसर्च करने का। पहला रीजन ये है, तो पहला रीजन है लाइफ साइकिल ऑफ 2 वीक। 2 ही हफ्ते में वो पैदा भी होते हैं और मर जाते हैं, जिससे आसानी होती है कि हम बड़े ही कम समय में उनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनके अंदर जो भी इनहेरिटेंस हो सकता है वो देख लें। अगर मान लीजिए उनकी लाइफ 20 साल 25 साल हुई तो पता चला हमारा रिसर्च 20-25 साल तक चलेगा, लेकिन ये चीज 2 हफ्ते के अंदर हो जाती है। दूसरा, कैन इजिली ग्रो इनटू द लैब, लैब के अंदर आसानी से उनको ग्रो कराया जा सकता है। कैरेक्टर इजिली ऑब्जर्वेबल होते हैं, मेल एंड फीमेल को आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और मेनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल लो पावर माइक्रोस्कोप से भी उनके अंदर इनहेरिटेंस को देखा जा सकता है, और बहुत सारे ह्यूमन के जो कैरेक्टर हैं उसी तरह उनके अंदर इनहेरिटेंस होता है। इसीलिए मॉर्गन साहब ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए ड्रोसोफिला मेलोजेस्टर का यूज किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रही। मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारे ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय।